दोस्तों, मेरा नाम विक्रम सिंह चौहान है और आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो वो गुजरे हुए साल 7 बरस मुझे किसी कठिन तपस्या की तरह लगते हैं जो मैंने इस वर्दी के मान और अपने कर्तव्य की लाज रखने के लिए काटे थे। आपको शायद मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो, क्योंकि आजकल की इस चकाचौंध भरी दुनिया में हम लोग सिर्फ उस चीज को मानते हैं जिसे अपनी आंखों से देख सके। लेकिन दोस्तों, सच तो ये है कि संसार में कुछ सच्चाइयां ऐसी भी होती हैं जो दिखती नहीं बल्कि सिर्फ महसूस होती है। बात उन दिनों की है जब मैं जवानी के जोश में भरा हुआ था। पुलिस की ट्रेनिंग ने मेरे अंदर से डर नाम की हर चिंता चुन चुन कर निकाल दी थी। मुझे ऐसा लगता था कि ये प्रेत आत्मा और भूत प्रेत महज एक वहम है जो कि सिर्फ कमजोर दिल वालों के अफसाने हैं। जब मेरी पहली तैनाती हिमाचल के एक निहायत ही वीरान और दूर दराज गांव रघुनाथपुर में हुई, उन दिनों मेरे माता पिता बहुत चिंतित थे। मेरे पिताजी ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा था कि विक्रम बेटा, अपनी मर्यादा और धर्म का पालन करना, इस वर्दी को कभी दागदार ना होने देना। उसी पल में दूसरी तरफ मेरी माँ की आंखों में आंसू थे। वो कह रही थी कि अपना ध्यान अच्छे से रखना, वो इलाका बहुत सुनसान है और वहां की हवाएं भी अजीब कहानियां सुनाती हैं। मैंने हंसते हुए उनसे कहा था कि आप फिक्र क्यों करती हैं, आपका बेटा अब सरकार का एक जिम्मेदार अधिकारी है और ये पिस्तौल ये किस लिए है? ये सिर्फ अनदेखी बलाओं के लिए नहीं बल्कि जीती जागती बुराइयों को खत्म करने के लिए है। लेकिन दोस्तों, जब मैं रघुनाथपुर पहुंचा तो वहां का सन्नाटा देखकर एक लम्हे को मेरा जी भी घबरा गया था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और घने पेड़ जैसे किसी गहरे राज को छुपाए खड़े हों। वहां का थाना एक पुरानी इमारत में था जहां दीवारों से हर वक्त नमी की बू आ रही थी। थाने में मेरे मातहत कांस्टेबल राम सिंह ने मेरा स्वागत किया और कहा कि साहब जी, इस गांव में कानून से ज्यादा लोग अपने विश्वास पर चलते हैं। यहाँ सूरज ढलने के बाद लोग घरों से बाहर नहीं निकलते। मैंने कुर्सी संभालते ही उससे पूछा, ये राम सिंह, तुम भी क्या इन अजीब बातों पर यकीन करते हो? तुम्हें नहीं लगता कि ड्यूटी के वक्त ऐसी बातें करना एक बुजदली है? राम सिंह ने सर झुकाकर मुझे जवाब दिया, सरकार, मैं तो वही कहूंगा जो कि पिछले 20 वर्षों से यहां देख रहा हूं। आप नए हैं, इसीलिए शायद आपको मेरी बातें त्योहार के किस्से जैसी लगेंगी, लेकिन जल्द ही आपको अंदाजा हो जाएगा, हर वक्त खामोशी के पीछे एक पुकार होती है। साथियों, मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी और सोचा कि शायद ये लोग सिर्फ सुस्त हैं, इसीलिए ऐसी कहानियां बना रखी हैं। ड्यूटी का पहला दिन बहुत ही शांति से गुजरा, ऐसी शांति जैसे कोई तूफान के आने से पहले की खामोशी हो। मैं ठीक थाने के ऊपर बने हुए छोटे से कमरे में रहता था जहां से दूर दूर सिर्फ अंधेरा दिखाई देता था। अक्सर रात के वक्त जब मैं अकेला होता तो माता पिता की बहुत याद आती थी, लेकिन ये सोचकर दिल बहला लेता कि ये मेरे जीवन का नया अध्याय है। पर खैर, तीसरे दिन की रात जब 8 बजे के करीब मैंने अपना भोजन खत्म किया और राम सिंह से ये भी कहा कि जरा एक कप कड़क चाय तो पिलाओ, आज ठंड बहुत ज्यादा है। इतना सुनकर वो चाय लेने चला गया। मैं थाने के बाहर बरामदे में खड़ा होकर अंधेरे को निहार रहा था। उसी वक्त अचानक एक साया गेट के अंदर दाखिल हुआ। वो एक बूढ़ा आदमी था जिसकी हालत देखकर ही लग रहा था शायद किसी बड़ी मुसीबत में है। उसके सिर पर एक मैली सी पगड़ी थी और चेहरे पर इतना खौफ था जैसे उसने यमराज को अपनी आंखों के सामने देख लिया हो। वो लरसते हुए कदमों से मेरे पास आया और मेरे पैर छूने लगा। मैंने उसका बाजू पकड़कर उसे उठाया और कहा कि अरे बाबा, ये क्या कर रहे हो? आप बड़े बुजुर्ग हैं, कहिए क्या दुख है आपको? उसने कांपती आवाज में कहा, साहब, मेरी राधा का कहीं पता नहीं है। वो 1 हफ्ते से हमसे संपर्क नहीं कर पाई है। बाबा की बातें सुनकर मैंने तुरंत उन्हें कुर्सी पर बैठाया और पूछा, ये राधा कौन है? आपकी बेटी है क्या? उसने रोते हुए कहा, हाँ साहब, राधा मेरी इकलौती बेटी है। उसकी शादी मैंने सामने वाले गांव चंदनबाड़ी में की थी। लड़का बहुत अच्छा था, मेहनती था, शेर की तरह कमाता था। दोनों एक दूसरे को मानते भी थे, इसीलिए हमने खुशी खुशी हाथ पीले कर दिए। पर साहब, पिछले कुछ महीनों से उनके बीच में मन मुटाव चल रहा था। राधा जब आखिरी बार आई तो उसने अपनी माता और भाई को गले लगाकर बहुत आंसू बहाए थे। वो कह रही थी कि वो लोग बहुत कठोर हैं, जालिम हैं, वो उनके साथ नहीं रहना चाहती। हमने बहुत समझाया कि बेटी, ये तो हर घर का किस्सा है, थोड़ा सह लोगी तो घर बस जाएगा। पर अब 1 हफ्ता गुजर गया, उसका कोई पता नहीं। और तो और जब मैं उसके घर गया तो उसकी सास ने सीना पीट कर कहा, वो तो किसी गैर मर्द के साथ मुंह काला करके भाग गई है। लेकिन साहब, मेरी राधा ऐसी नहीं थी। वो मर सकती है
पर कुल मर्यादा नहीं छोड़ सकती। साथियों, मैंने उसकी बातों को गौर से सुना। मुझे पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि इस गांव की वीरानी के पीछे सिर्फ खामोशी नहीं बल्कि कोई गहरा राज छुपा है। मैंने राम सिंह को आवाज दी और कहा कि डायरी निकालो, बाबा की रिपोर्ट लिखनी है। हमें कल सुबह ही चंदनबाड़ी जाना होगा। राम सिंह के चेहरे पर एक अजीब से तनाव थे, जैसे मुझसे वो कुछ कहना चाहता हो, पर मेरी वर्दी का रौब देखकर वो चुप रहा। उस रात जब मैं सोने के लिए ऊपर गया तो वही बूढ़ा किसान मेरे सपनों में आता रहा और बार बार यही कहता रहा कि साहब मेरी बेटी को ढूंढ लाए, वो भाग नहीं सकती। उस बूढ़े के दुख ने मेरे अंदर के पुलिस वाले को झंझोर कर रख दिया था। मुझे लगा कि शायद ये एक सादा सा क्राइम केस है जिसे मैं चंद दिनों में हल कर लूंगा, पर मैं कितना नासमझ था कि मैं इसे महज एक दुनियावी मामला समझ रहा था, जबकि कुदरत ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा था। ये वीरान थाने की दीवारें और वो बूढ़ा और एक नीम का पेड़ जो थाने के पीछे था, शायद वो सब जानते थे कि अब विक्रम सिंह चौहान का सामना उस सच्चाई से होने वाला है जिसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं है। वो रात मेरे लिए बहुत भारी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे हवाओं में किसी के रोने की मध्यम सी आवाज शामिल है, लेकिन मैंने खुद को यकीन दिलाया कि कल सब कुछ सारा साथ सामने आ जाएगा। अगले दिन मैंने राम सिंह और 2 कांस्टेबल को तैयार किया, क्योंकि मेरे मन में उस बूढ़े की ममता और उसकी बेबसी एक कांटे की तरह चुभ रही थी। जब हम चंदनबाड़ी गांव पहुंचे तो सूरज की तपिश अभी इतनी तेज नहीं थी। राधा के ससुराल का घर गांव के किनारे पर था, जो दिखने में काफी खुशहाल लग रहा था। घर के बाहर कदम रखते ही मेरी नजरें वहां पर तमाम लोगों पर पड़ी। हमें देखकर वो ऐसे इकट्ठे हो गए जैसे पहले से ही किसी हमले के लिए तैयार बैठे हो। राधा का पति, जिसका नाम कुलदीप था, वो ठीक मेरे सामने आया। उसकी आंखें लाल थी, जैसे वो रात भर रोता रहा हो, लेकिन उसके चेहरे की लकीरें कुछ और ही कहानी सुना रही थी। मैंने अपनी वर्दी की जेब से डायरी निकाली और सीधा सवाल दाग दिया। कुलदीप, तुम्हारी पत्नी राधा 1 हफ्ते से लापता है और तुमने थाने में जाकर अब तक इत्तला नहीं लिखवाई, इसकी क्या वजह है? कुलदीप ने हाथ जोड़े और बड़ी आजिज़ी से कहा, साहब मैं तो खुद टूट चुका हूं। राधा के जाने के बाद जैसे मेरा संसार ही उजड़ गया। मैं तो उस दिन शहर गया हुआ था मंडी का सामान लेने। जब वापस आया तो मां रो रही थी। राधा अपना सारा गहना कपड़ा लेकर किसी के साथ निकल गई। साहब अब आप ही बताइए, जिसकी पत्नी उस पर कलंक लगाकर चली जाए वो किस मुंह से थाने जाएगा? दोस्तों, उसकी बातें सुनने के बाद मैंने राधा की सांस की तरफ देखा, जो कि आंगन के कोने में बैठकर माला जप रही थी। उसने वहीं से चिल्लाकर कहा, साहब वो लड़की हमारे खानदान पर धब्बा थी। हमने उसे पलकों पर बिठा के रखा, पर उसका मन तो कहीं और ही था। वो अपने माता पिता से कुछ ऐसे संस्कार लेकर आई, तभी तो उसका यहां जी नहीं लगा। मैंने उस औरत को सख्त लफ्जों में कहा, अभी हम सिर्फ तफ्शीश कर रहे हैं, किसी के किरदार पर फैसला सुनाना आपका काम नहीं है। मुझे पूरा घर देखना है। मैंने तुरंत राम सिंह को इशारा किया कि जाकर अंदर के कमरों की तलाशी ले, और मैं वहीं आसपास टहलने लगा। घर की बनावट पक्की थी, हर तरफ सीमेंट का फर्श था और सफाई का खास ख्याल रखा गया था। तलाशी के दौरान हमें राधा का कोई सामान नहीं मिला जिससे लगे कि वो भागने की तैयारी कर रही थी। उसकी अलमारी में उसके पसंदीदा जोड़े और सिंदूर की डिब्बी तक वहां मौजूद थी। उसे देखकर मैंने कुलदीप से पूछा कि कुलदीप, एक बात बताओ, अगर वो भाग गई है तो अपना सिंदूर और मंगलसूत्र क्यों छोड़ गई? क्या कोई औरत हिंदू धर्म में इन चीजों के बिना कहीं जाती है? मेरा इतना कहते ही कुलदीप के माथे पर पसीना आ गया। उसने हकलाते हुए कहा, साहब वो जल्दी में थी, शायद इसीलिए निकल गई। क्या पता उसे इस रिश्ते की जरूरत नहीं थी। मैंने उसकी बातें सुनी और मैं घर के पीछे हिस्से की तरफ बढ़ चला, जहां एक बहुत बड़ा पुराना बरगद का पेड़ अपनी जड़ें फैलाए खड़ा था। उस पेड़ को देखते ही मेरे बदन में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। पूरे घर में पक्का फर्श था, मगर उस पेड़ के चारों तरफ की मिट्टी न सिर्फ कच्ची थी बल्कि वहां की जमीन उभरी हुई थी। छूकर देखा तो नरम महसूस हो रही थी। वहां खड़े होते ही मुझे ऐसी ठंडक का एहसास हुआ जो हिमाचल की बर्फबारी से भी ज्यादा गहरी लग रही थी। उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कान में बहुत आहिस्ता से सिसक रहा हो। मैंने उस मिट्टी को अपने जूते की नोक से कुरेदा तो कुलदीप तेजी से भागकर मेरे पास आया। कहने लगा, साहब जी ये पेड़ हमारे खानदान का साक्षी है, ये बहुत पुराना है, इसकी जड़ों को ना छेड़े। वो तो हमारे यहाँ पुजारी जी ने पूजा करवाई थी, इसलिए यहाँ की मिट्टी को हम छेड़ते नहीं हैं। मैंने कुलदीप को घूरते हुए देखा और कहा कि तुम इतने घबराए हुए क्यों हो?
मैं तो सिर्फ पेड़ देख रहा था। कुलदीप ने एकदम नजरें चुरा ली। कहा कि नहीं साहब, वो धर्म कर्म का मामला है, इसीलिए कह रहा था, बाकी और कुछ नहीं। मैंने अपना सर हिलाते हुए कहा ठीक है, लेकिन एक बात थी, राधा के ससुराल वाले बार बार उसके भागने का किस्सा दोहरा रहे थे, जैसे उनके चेहरों पर वो दुख नहीं था जो किसी अपनों के खोने पर होता है। मुझे तो वहां पर एक ऐसा डर लग रहा था जिसे वो गुस्से के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने पेड़ के इर्द गिर्द घूमते हुए महसूस किया कि जमीन की वो नरमी अभी कुछ दिनों की ही है, जैसे हाल में ही वहां मिट्टी को वापस पलटा गया हो। उसी वक्त राम सिंह मेरे पास आया और धीरे से बोला, साहब अंदर सब ठीक लग रहा है, कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली, क्या हम वापस चलें? वहां से कुछ 2-4 कदम बाद मैंने आखिरी बार उस पेड़ की तरफ को देखा। मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे उसकी शाखाओं से कोई मुझे पुकार रहा है। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि कोई औरत पेड़ के पीछे खड़ी है। मैंने नजरअंदाज किया और कुलदीप से कहा, देखो अभी मैं जा रहा हूं, पर याद रखना कि अगर सच कुछ और हुआ तो ये वर्दी तुम्हें बख्शेगी नहीं। कुलदीप ने तुरंत दोनों हाथ जोड़ दिए, कहने लगा कि साहब हम तो खुद भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि सच सामने आ जाए, अब आप आ गए हैं तो सच भी आ ही जाएगा। इसके बाद जब हम वापस आ रहे थे तो रास्ते भर मेरा दिमाग वही बरगद के पेड़ पर अटक रहा था। मुझे अपनी ट्रेनिंग और अपने विश्वास पर भरोसा था कि बिना किसी सबूत के शक भी तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मेरा दिल बार बार कह रहा था कि उस पक्के फर्श वाले घर में वो कच्ची मिट्टी ही सबसे बड़ा सबूत है। वहां की वो ठंडक और इतनी खामोशी कोई आम बात नहीं। राम सिंह जीप चलाते हुए पूछने लगा कि साहब आप पेड़ के पास इतनी देर क्यों खड़े रहे? मैंने उससे कहा, मुझे वहां कुछ अजीब लगा था। राम सिंह, क्या तुम्हें नहीं लगा कि सब एक ही बात बार बार रट रहे थे, जैसे उन्हें पहले से ही मालूम हो कि पुलिस क्या पूछेगी? राम सिंह ने ठंडी आह भरी और धीरे से कहा, साहब इस गांव में कई राज दफन है जो कभी बाहर ही नहीं आते, पर आपकी नजरों ने शायद कुछ ऐसा देख लिया है जो उन्होंने छुपाने की कोशिश की थी। दोस्तों मैं खामोश रहा, पर मेरे अंदर एक हलचल मची हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे राधा की आत्मा अब मेरे इर्द गिर्द भटक रही है। वो चाहती है कि मैं यानी उस पेड़ के राज का पर्दाफाश करूं। मुझे लग रहा था कि केस जितना सीधा दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा भयानक है, और इसकी शुरुआत उसी दिन से हो गई थी जब मैंने उस कच्ची मिट्टी पर कदम रखा था। अब मुझे बस सही वक्त का इंतजार था, एक ऐसा वक्त जब वो खामोश पेड़ खुद बोलने लगे और मुझे उस अधूरे सच तक ले जाए जिसकी तलाश में वो बूढ़ा बाप दर दर की ठोकरें खा रहा था। खैर, थाने वापस पहुंचते ही मेरे पर एक अजीब सी बेचैनी तारी हो गई, जैसे कोई अनदेखी ताकत मेरा पीछा कर रही हो। एक बार को तो मैंने सोचा कि शायद अपने माता पिता से बात कर लूं, मन को थोड़ी शांति मिलेगी। मैंने तुरंत रिसीवर उठाया और घर का नंबर घुमाया, पर जैसे ही दूसरी तरफ से पिताजी की आवाज आई, हेलो विक्रम बेटा, कैसे हो, तो अचानक फोन की लाइन में ऐसी खरखराहट पैदा हो गई जैसे कोई पुरानी लकड़ी टूट रही हो। मैंने कहा, पिताजी आपको मेरी आवाज आ रही है? पर जवाब में पिताजी की आवाज गायब हो गई। यूं समझिए उस आवाज की जगह एक निहायत ही बारीक दुख भरी आवाज सुनाई थी। ऐसा लगा जैसे कोई औरत अपना मुंह छुपाकर रो रही हो। मैंने डरकर रिसीवर काट दिया और पसीना पोंछते हुए सोचा शायद पहाड़ी इलाके में नेटवर्क का कोई दोष होगा। मुझे चाय की जरूरत महसूस हुई। मैंने राम सिंह को आवाज देने के लिए अपना कमरा खोला, लेकिन फिर याद आया कि आज तो वो छुट्टी पर अपने घर गया हुआ है और थाने में सिर्फ 2 कांस्टेबल बाहर पहरे पर हैं। मैंने सोचा कि खुद ही किचन में जाकर आराम से चाय बना लेता हूं। मैं ठीक जैसे ही अंधेरे बरामदे से गुजरकर किचन में दाखिल हुआ तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने देखा सेल्फ पर चाय का एक कप धुआं उड़ रहा था, जैसे अभी अभी किसी ने इसे बनाकर रखा हो। मैंने हैरत से इधर उधर देखा, जोर से पूछा कि वहां कौन है, क्या कोई किचन में है? पर वहां मेरे सिवा कोई न था। मैंने कांपते हुए हाथों से उस कप को उठाया। वाकई कप गर्म था और तो और उसमें से अदरक और इलायची की वही खुशबू आ रही थी जो मेरी माता के हाथों की बनी चाय में होती थी। मैंने जैसे ही घूंट भरा तो ऐसा लगा जैसे कोई मेरे एकदम बिल्कुल करीब खड़ा हो। उसी वक्त अचानक मेरे कानों में पायल की वो छनछन सुनाई दी जो कुलदीप के घर के उस बरगद के पेड़ के पास महसूस हुई थी। मैं फौरन बाहर की तरफ भागा और कांस्टेबल हरि सिंह से पूछा, क्या कोई औरत थाने के अंदर आई है? हरि सिंह ने चौंक कर जवाब दिया, नहीं साहब, यहां कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, आप क्यों घबरा रहे हैं? उसी वक्त मैंने उसे उस चाय के बारे में बताना चाहा, लेकिन फिर रुक गया क्योंकि मुझे लगा कि वो मुझे पागल समझेगा। मैं चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गया और तो और मैंने बिस्तर पर लेटकर
आंखें मूंद ली, लेकिन मेरी नींद कोसों दूर थी। आधी रात का वक्त था जब मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे कमरे के बाहर बहुत धीरे धीरे टहल रहा हो। कदमों की वो आवाज इतनी साफ थी कि मैंने फौरन अपनी सर्विस रिवॉल्वर उठाई और झटके से दरवाजा खोला। बाहर बरामदा बिल्कुल खाली था। फर्श पर गीले पैरों के छोटे छोटे निशान बने थे जो कि सीधा सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे। मैं ठीक उन निशानों को पीछे करते हुए छत पर जा पहुंचा, लेकिन ऊपर छत पर हिमाचल की ठंडी हवा चल रही थी। उसी पल अचानक मुझे एक जनानी की हंसी की आवाज आई। पहले तो वो बहुत दूर से आ रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मेरे कान के पास खड़ा होकर कोई हंस रहा हो। वो हंसी डरावनी नहीं थी, बल्कि उस पर एक अजीब सा इत्मीनान था, जैसे कोई मुझ पर तंज कस रहा हो कि विक्रम सिंह चौहान, अब भी तुम्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं है। मैंने एकदम से ऊंची आवाज में पुकारा, राधा, क्या ये तुम हो? अगर तुम इंसाफ चाहती हो तो ठीक मेरे सामने आओ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। लेकिन जवाब में सिर्फ पहाड़ों की गूंज सुनाई दी। मैं ठीक जैसे ही नीचे वापस आया तो देखा कि मेरे बिस्तर पर एक पुरानी चूड़ी पड़ी हुई थी, जिसका रंग बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि राधा के पिता ने उसके जेवरात का जिक्र करते हुए बताया था। मैंने उस चूड़ी को हाथ में लिया। वो बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडी थी। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि कोई साया हर वक्त मेरी रक्षा कर रहा है, क्योंकि जैसे ही मैंने वो चूड़ी उठाई तो मुझे अंदर एक नई शक्ति महसूस हुई। ऐसा लगा मुझे कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। खैर, अगली सुबह जब मैं देर से जागा तो हरि सिंह मेरे लिए नाश्ता लेकर आया। कहने लगा कि साहब जी, रात आप किससे बातें कर रहे थे? आपकी आवाज छत तक जा रही थी। मैंने उसे टाल दिया, कहा कि कुछ नहीं, बस केस की कुछ गुत्थियां सुलझा रहा था। हरि सिंह ने सोफे पर पड़ी उस चूड़ी को देखा। अचानक उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। उसने मुझे धीरे से पूछा, ये कहां से आई? ये तो उस दिन कुलदीप के घर तलाशी में भी नहीं थी। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, हरि सिंह, शायद राधा खुद यहां आई थी अपना दुख सुनाने के लिए। हरि सिंह ने अपना सर झुका लिया और कमरे से सीधा बाहर निकल गया। लेकिन दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि ये महज मेरा वहम नहीं है, बल्कि राधा की आत्मा मुझे कोई ना कोई इशारा दे रही है। वो चाय, वो पायल की आवाज, वो हंसी और कदमों की चाप सब एक ही तरफ इशारा कर रहे थे कि मुझे उस बरगद के पेड़ के नीचे छुपे हुए सच को अब खोद कर ही निकालना होगा, वरना ये रूह मुझे सोने तक नहीं देगी। मैंने महसूस किया कि वो साया मेरी ढाल बनकर मेरे साथ चल रहा है, ताकि मैं उस कठोर खानदान का पाप का घड़ा फोड़ सकूं। उस वक्त मेरे अंदर का वो पुलिस वाला जो सिर्फ कानून को मानता था, अब इस अनदेखी दुनिया के वजूद को भी स्वीकार करने लगा था। क्योंकि जब तक आप खुद इस अनुभव से नहीं गुजरोगे, आपको सच का पता नहीं चलेगा। मैंने राम सिंह को फोन किया, कहा कि जल्दी वापस आओ, हमें कुलदीप के घर दोबारा जाना है, और इस बार मैं किसी से मिन्नत नहीं करूंगा, बल्कि अपनी वर्दी का वो रूप दिखाऊंगा जिससे पाप लरज उठते हैं। दोस्तों, वो रात मेरे जीवन की सबसे लंबी रात थी, पर मेरे मन में अब कोई डर नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि वो नारी जो मरकर भी इंसाफ मांग रही है, वो मेरे साथ है। उसकी पायल की छन अब मेरे लिए सही दिशा का रास्ता बन चुकी थी। मैंने अपना सामान बांधा और अपनी पिस्तौल चेक की, क्योंकि मैं जानता था कि सच तक पहुंचने का रास्ता इन कातिलों के बीच से होकर गुजरता है, जो धर्म का लबादा ओढ़कर बैठे हैं। दोस्तों, उस रात की स्याही पिछली तमाम रातों से बहुत ज्यादा गहरी थी। थाने की दीवारों पर नाचते साए किसी बड़े सच को उगलने के लिए बेताब थे। मैं कुर्सी पर बैठे बैठे न जाने कब नींद के आगोश में चला गया, और फिर शुरू हुआ वो ख्वाब जो हकीकत से भी ज्यादा साफ था। मैंने देखा कि मैं उसी बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा हूं जहां हर तरफ धुंध फैली हुई है। उसी वक्त अचानक एक औरत दिखाई दी, जिसने लाल रंग का खूबसूरत जोड़ा पहना हुआ था। उसके माथे पर सिंदूर की सुर्ख लकीरें थी, आंखों में गहरे दुख के साथ एक अजीब सी चमक थी। उसने जैसे ही मेरा हाथ थामा, उसके स्पर्श की ठंडक मेरे शरीर के कोने कोने में उतर गई। वो मुझे घसीटती हुई उसी कच्ची मिट्टी की तरफ ले गई और अपना हाथ मिट्टी पर रखकर धीरे से बोली, विक्रम सिंह जी, क्या आपको मेरी चीखें सुनाई नहीं देती? आपको क्या लगता है कि मैं अपनी मर्जी से अंधेरे में लेटी हूं? मैंने अपने सपने में ही उससे पूछा, राधा, क्या तुम्हारे अपनों ने तुम्हारे साथ ये घिनौना खेल खेला है? उसने मेरी आंखों में देखकर जवाब दिया, साहब, जिन रिश्तों को मैंने अपना मानकर पूजा था, उन्होंने ही मेरी सांसों का सौदा किया है। मेरे पति ने मुझे बचाने के बजाय अपने खानदान की झूठी इज्जत के लिए
मुझे खामोश देखना पसंद किया। वो देखो वो कुल्हाड़ी, वो ठीक उनके गोदाम के पीछे छुपी हुई है जिससे मेरी आवाज़ दबाई गई थी। दोस्तों, मैं हड़बड़ाकर उठा। मेरा पूरा जिस्म पसीने से तरबतर था। बाहर हरि सिंह पहरा दे रहा था। मैंने तुरंत उसे अंदर बुलाया और कहा कि हरि सिंह, अभी इसी वक्त जीप निकालो, हमें चंदनबाड़ी जाना है। हरि सिंह ने कहा, साहब जी, इस वक्त वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। वो लोग जिद्दी हैं और गांव वाले भी उनके साथ हैं। आप सूरज निकलने का इंतजार क्यों नहीं करते? मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, हरि सिंह, जब सच पुकार रहा हो तो सूरज निकलने का इंतजार बुजदली होगी। मैंने अभी अभी राधा को सपने में देखा है। वो तड़प रही है। उसकी तड़प मुझे चैन से नहीं बैठने देगी। वैसे भी सुबह का उजाला फैलने वाला है। खैर, हम लोग जैसे ही वहां पर पहुंचे तो मैंने देखा कि कुलदीप की मां दरवाजे के पास ही बैठी हुई थी। ऐसा लगा मानो जैसे वो हमारा ही इंतजार कर रहे थे। कुलदीप ने खड़े होकर अजीब से लहजे में कहा, क्या हुआ साहब जी? क्या आपको रातों को भी हमारी फिक्र बेचैन करने लगी है, जो कि इतने सवेरे आ गए? क्या हमारी औरत का भागना आपको इतना ही परेशान कर रहा है? मैं तुरंत कुलदीप के पास गया और मैंने गुस्से भरी निगाहों से उसकी आंखों में आंखें डाली। मैंने कहा, कुलदीप, झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है। तुमने तो कहा था वो भाग गई। मुझे बताओ, उसका कोई भी सामान गायब क्यों नहीं है? उसी वक्त कुलदीप की मां ने बीच में आकर कहा, साहब, आप पर शायद किसी ने जादू कर दिया है। ये लड़की डायन थी, तभी तो इसने मरकर भी आपको नहीं छोड़ा। मैंने गरज कर कहा, अरे तुम चुप रहो माताजी, अब आपकी माला जपने के दिन खत्म हुए। मैंने तुरंत कांस्टेबल को कहा कि कुदाल उठाओ और इस पेड़ के नीचे की सारी मिट्टी अभी खोदना शुरू करो। कुलदीप ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करी, चिल्लाकर कहने लगा, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये धर्म के खिलाफ है, ये जमीन पवित्र है। मैंने तुरंत उसे धक्का देकर पीछे किया, कहा कि धर्म तो उसी दिन मर गया था जिस दिन तुमने एक बेगुनाह नारी का गला घोटा था। घर वाले चिल्ला रहे थे क्योंकि खुदाई शुरू हुई तो वहां पूरा गांव इकट्ठा हो गया। लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे, कह रहे थे पुलिस पागल हो गई। लेकिन जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। थोड़ी ही देर में वहां एक इंसानी हाथ दिखाई दिया जिस पर वही सोने के कंगन थे जो राधा के पिता ने बताए थे। ये मंजर देखकर कुलदीप वही जमीन पर बैठ गया और अचानक उसकी मां दहाड़े मारकर रोने लगी। वो रोना दुख का नहीं बल्कि पकड़े जाने के खौफ का था। मैंने कुलदीप का गिरेबान पकड़कर उसे उठाया और उससे पूछा, आप क्या कहोगे? क्या ये भी तुम्हारा वहम है? उसने लरजते हुए कहा, साहब, राधा ने हमारी बात मानने से इनकार कर दिया था। वो चाहती थी कि मैं अपने माता पिता को छोड़कर शहर में बस जाऊं। मेरी मां ने कहा, ऐसी लड़की खानदान के लिए कलंक है, इसको ठिकाने लगाना ही बेहतर है। बस फिर क्या, हमने इसे मारकर इसी पेड़ के नीचे दबा दिया ताकि किसी को शक ना हो। मैंने कुलदीप की बात पर उसे जोर का थप्पड़ मारा और कहा कि तुम जैसे लोग मर्द कहलाने के लायक नहीं है। और तो मैंने ये भी देखा कि उसी लम्हे बरगद की शाखाओं से एक हल्की रोशनी निकली और गायब हो गई। ऐसा लगा मानो जैसे राधा ने मुझे अलविदा कहा हो। वो ख्वाब कोई वहम नहीं था बल्कि इंसाफ की एक आखिरी पुकार थी। पर आज उस पेड़ ने अपनी खामोशी तोड़कर पूरे गांव को बता दिया कि सच को मिट्टी के तले दबाया जा सकता है पर मिटाया नहीं जा सकता। मैंने हरि सिंह से कहा, इन सबको हथकड़ी लगाओ और गाड़ी में डालो। आज राधा को इंसाफ मिलेगा। मुझे उसके पिता को उसकी बेटी की लाश देनी होगी ताकि वो अपने पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर सके। दोस्तों, उस दिन मुझे पहली बार महसूस हुआ कि वर्दी सिर्फ कानून की नहीं होती बल्कि मजलूम पीड़ित आत्माओं की आवाज बनने के लिए भी होती है जिन्हें समाज और उनके अपने पैरों तले कुचल देते हैं। एक बात और, जब मिट्टी के तले नीचे राधा का वो बेजान वजूद पाया गया तो पूरे चंदनबाड़ी गांव पर जैसे मौत की खामोशी तारी हो गई। और तो और कुलदीप और उसकी मां को जब हथकड़ी लगाई गई तो राधा का बूढ़ा पिता रामदीन भी वहां पर पहुंच चुका था। वो उस वक्त अपनी बेटी की हालत देखकर दहाड़े मारकर रो रहा था। वो मिट्टी पर बैठकर अपने पैरों को घसीटता हुआ लगातार एक ही पुकार लगा रहा था कि राधा मेरी बच्ची, मुझे माफ कर देना। मैंने तुझे इस नर्क में खुद धकेला था। अगर मैं दुनिया वालों की बातों में ना आता तो आज तू मेरे सामने जीती जागती खड़ी होती। मैंने बाबा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बाबा, आप अपने आप को दोष ना दें। आपने तो घर बसाने की कोशिश की थी, पाप तो इन लोगों ने किया है, इसकी सजा इन्हें जरूर मिलेगी। उस वक्त राम सिंह ने लाश को बाहर निकालकर
उसे सफेद कपड़ों में लपेटा। उसके बाद फिजा में एक अजीब सी सुकून भरी शांति फैल गई। ऐसा लगा मानो जैसा राधा की आत्मा को अब शांति मिल गई हो। मैंने गांव के पंडित जी को बुलवाया। उस वक्त मैंने गांव के पंडित जी को बुलवाया और कहा कि पंडित जी, इस बेटी का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान के साथ होना चाहिए, क्योंकि इसने बहुत दुख झेले हैं। पंडित ने भारी आवाज में कहा, विक्रम सिंह जी, आपने आज सिर्फ एक केस हल नहीं किया, बल्कि कई भटकती आत्माओं को मुक्ति दिलाई है। शास्त्रों में लिखा है कि जब किसी के साथ घोर अन्याय होता है तो परमात्मा किसी न किसी को उसका जरिया बनाकर भेजता है। आज आप वो जरिया बने हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, मैंने खुद राधा की अर्थी को कंधा दिया। उस वक्त पीछे पीछे पूरा गांव चल रहा था। वो लोग कल तक राधा को उल्टा और भागी कह रहे थे, लेकिन आज सब लोग शर्म के मारे सिर झुकाए हुए थे। राम सिंह मेरे बराबर चल रहा था और धीरे से बोलने लगा, साहब जी, सच कहूं, मुझे अपनी 20 साल की नौकरी में आज पहली बार वर्दी पहनने पर फक्र हो रहा है, वरना मैं तो समझता था ये हम सिर्फ अमीरों की जेब भरने के लिए बने हैं। मैंने उनसे कहा, राम सिंह, पुलिस का काम सिर्फ चोर पकड़ना नहीं है, बल्कि उस अनदेखे सच को भी सामने लाना है जिसे दुनिया झुठला देती है। दोस्तों, शमशान घाट पर जब चिता तैयार हुई और अग्नि दी गई तो अचानक आग के शोलों में मुझे एक पल के लिए वही चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आया जो ख्वाब में मेरे पास आया था। पर एक बात थी, अब उसकी आंखों में दुख नहीं था, बल्कि एक शुक्रिया का भाव था। मैंने हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया और मन ही मन में कहा कि राधा, अब तुम शांत हो जाओ। तुम्हारे गुनहगार अब सलाखों के पीछे हैं। साथियों, अंतिम संस्कार के बाद जब मैं थाने वापस आया तो तमाम रहस्यमय चीजें सब खत्म हो चुकी थी। अब न फोन पर सिसकियां आती थी और ना ही आधी रात को पायल की आवाज। और तो और वो किचन की चाय और कदमों की चाप अब एक गुजरा हुआ किस्सा बन चुके थे। मैंने तुरंत अपनी डायरी निकाली और वो सब लिखना शुरू किया जो कि मेरे साथ बीता था। मैंने लिखा कि शायद दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कहानी मौत के बाद शुरू होती है, और तो और ये कहानी तब तक दम नहीं लेती जब तक सत्य का प्रकाश पूरी तरह फैल ना जाए। दोस्तों, उसके कुछ दिन बाद मैंने राधा की राख को गंगा जी में प्रवाहित किया। उस वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। घर पर जब राम सिंह चाय लेकर आया, मैंने मुस्कुराकर राम सिंह से पूछा, ए राम सिंह, आज चाय में वो अदरक की महक नहीं है जो उस दिन थी। उसने हंसकर कहा, साहब, वो अदरक नहीं, वो तो ममता और इंसाफ की महक थी जो यहां से जा चुकी है। मैंने एक बार उसी बात पर गहरा सांस लिया। सोचने लगा कि जिंदगी कितनी अजीब है। हम जिन्हें वहम कहते हैं वही कभी कभी सबसे बड़ी हकीकत साबित होते हैं। वो गांव, वो थाना और वो बरगद का पेड़ अब मेरे जीवन का हिस्सा बन चुके थे। और मैं ये जान गया था कि मौत सब कुछ खत्म नहीं करती, बल्कि कभी कभी इंसाफ की प्यास आत्मा को भटकने पर मजबूर कर देती है। और तो और जब तक वो प्यास ना बुझे तो आत्मा हमें याद दिलाती रहती है कि संसार में कोई भी पाप छिपा हुआ नहीं रहता। खैर, अदालत की कार्यवाही शुरू हुई। पूरा शहर इस भयानक वाक्य पर थरथर कांप रहा था। कटघरे में कुलदीप और उसके बूढ़े माता पिता को जब लाया गया तो उनके चेहरे पर अब पहले जैसा भाव नहीं था, उल्टा बल्कि खामोशी छाई हुई थी। सरकारी वकील ने जब राधा के बूढ़े पिता रामदीन को गवाही के लिए कटघरे में बुलाया तो उसकी लजरती आवाज ने जज साहब समेत सबकी आंखों को नम कर दिया। उसने कटघरे को थामते हुए कहा, जज साहब, मैंने अपनी बेटी को पाल पोस कर इस उम्मीद से यहां भेजा था कि उसे एक नया घर मिलेगा, पर मुझे क्या पता था कि मैं उसे कसाईयों के हवाले कर रहा हूं। उस वक्त मुझे आज भी याद है, मेरी बच्ची ने मुझसे मदद मांगी थी, पर मैंने दुनिया की लाज में उसे वापस भेज दिया। जज साहब, मुझे अपनी बेटी के कातिलों का इंसाफ चाहिए। साथियों, इस बात पर बचाव पक्ष वकील ने कहा कि इंस्पेक्टर विक्रम सिंह चौहान, आप एक पढ़े लिखे अफसर हैं। क्या आप ये चाहते हैं कि अदालत आपके ख्वाबों इन मासूम लोगों को सजा सुनाए? क्या कोई कानून मानता है कि एक भूतनी आपको लाश का पता बताए? वकील की ये बात सुनकर मैंने कुर्सी से उठकर पूरी हिम्मत के साथ जवाब दिया, वकील साहब, मैं यहाँ कोई ख्वाब सुनाने नहीं आया हूँ, बल्कि सबूत पेश करने आया हूँ जो कि जमीन ने उगल दिए हैं। वो बरगद का पेड़, वो कच्ची मिट्टी और वो कुल्हाड़ी जिस पर कुलदीप की उंगलियों के निशान और राधा का खून आज भी मौजूद है। क्या ये सब वहम है? दोस्तों, वाकई मैंने अदालत में वो चूड़ा पेश किया जो कि राधा की लाश के साथ दफन था,
मैंने कहा कि ये जेवर इस बात का सबूत है उसे भागने की जरूरत नहीं थी, बल्कि उसे तो नींद में सुला दिया गया था। कुलदीप अचानक कटघरे में चिल्लाने लगा कि मैंने उसे नहीं मारा, ये सब तो माता की योजना थी। उन्होंने कहा था कि ये लड़की हमारे खानदान की जड़ें काट देगी। बस मैं डर गया। कुलदीप की मां ने जवाब दिया, नालायक, अपनी जान बचाने के लिए अब अपनी ही मां को फंसाएगा। तूने ही तो जब उसका गला घोटा था तब वो पानी मांग रही थी। दोस्तों, जितने भी लोग मौजूद थे, जब उन्होंने ये सुना तो एक शोर मच गया। जज साहब ने हथौड़ा मारकर सबको खामोश करवाया और कहा कि इससे ज्यादा भयानक जुर्म और कोई नहीं हो सकता। जहां तक हमने देखा और सुना, एक ऐसा रक्षक जो अपना ही कातिल बन जाए, उसे माफ नहीं किया जा सकता। जज साहब ने तमाम गवाह और सबूत देखने के बाद अपना कलम उठाया और एक लंबा फैसला देना शुरू किया। उस वक्त कमरे में इतनी खामोशी थी कि सबके दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थी। कुलदीप की आंखें उस वक्त जमीन में गड़ी थी, जबकि उसकी मां अब भी माला जपने का नाटक कर रही थी। आखिरकार जज साहिब ने अपना चश्मा उतारा और अपना फैसला सुना दिया। उन्होंने कहा कि अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि कुलदीप और उसकी माता राधा के कत्ल के बराबर जिम्मेदार हैं। उन्होंने सिर्फ एक जान ही नहीं ली, बल्कि सबूत छुपाकर कानून को धोखा देने की कोशिश भी की है। इसलिए कुलदीप को अब सजाए मौत और उसकी मां को उम्र कैद की सजा सुनाती है। दोस्तों, ये सुनते ही रामदीन एकदम जमीन पर गिर पड़ा। वो अपनी बच्ची को पुकारने लगा कि राधा मेरी बच्ची, तुझे इंसाफ मिल गया। आज तेरे पिताजी को सुकून मिला है। रामदीन ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे कहने लगा कि विक्रम बेटा, तू पुलिस वाला नहीं बल्कि मेरे लिए भगवान का रूप बनकर आया है। अगर तू उस दिन मेरी बात ना सुनता तो मेरी बेटी आज भी उसी पेड़ के नीचे तड़प रही होती। दोस्तों, मैं क्या कहता, मैं एकदम चुपचाप खड़ा रहा। बस मुझे इतना याद था कि मैंने अपनी ड्यूटी सही से निभाई थी। और तो और मैं सभी से ये भी कहना चाहता हूँ कि कई बार हम लोग ऐसी जगह पहुंच जाते हैं कि जहाँ के बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं होता, लेकिन जब हम वहाँ रहकर जीते हैं तब हमें कुछ ऐसी सच्चाई को पता चलता है जो कि हम सपने में भी नहीं सो सकते। खैर, यही थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? शायद मैंने अपने चैनल पर पहली बार ऐसे ऑफिसर की कोई कहानी सुनाई होगी। हालांकि ये कहानी हमने बनाई हुई है। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर आपको ऐसी कहानियाँ भी पसंद आती हैं तो मैं ज़रूर आपके लिए लेकर आऊँगा। धन्यवाद।